तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि अपवर्तन के नियम या स्नेल के नियम को कैसे प्रूफ किया हाइगेंस ने। ठीक है, तो ये टॉपिक भी बहुत जबरदस्त है और आपको बता दूं परावर्तन या अपवर्तन में से इस बार क्वेश्चन बनने वाला है, जरूर बनेगा 3 से 5 नंबर में, तो आपको तैयार करना है दोनों के दोनों। तो यहाँ हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे किस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाएगा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। इस तरह का सीधा सीधा क्वेश्चन आपको बन के आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है, जैसे कि मैं आपको बताता ही रहता हूं। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर एक मीडियम बना लेना है। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा और एग्जाम में किस तरीके से आपको बना के आना है, करके आना है, ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, शुरुआत करेंगे डायग्राम की। डायग्राम में परफेक्शन लाने के लिए आपको फीटी स्केल वगैरह जो भी चीज़ें आपके पास है उसका आपको यूज करना है। यहां पर देखो, प्रकाश का अपवर्तन तो सबको पता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाने पर मुड़ जाता है या इसका वेग बदल जाता है, घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो इसका मतलब ये तो हम ये मान रहे हैं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, तो इसीलिए यहां पर हमें दो माध्यम चाहिए होंगे। तो ये माध्यम हम ले रहे हैं पहले ही विरल, ठीक है, और ये माध्यम हम ले रहे हैं सघन। ठीक है, लिख देते हैं यहां पे सघन माध्यम। तो दो माध्यम हमारे पास, सघन माध्यम। अब N2 बड़ा है N1 से, ये बात ध्यान रखना। इसका अपवर्तनांक कितना है, N1 मान लिया और उसका मान लिया हमने N2। ठीक है, N2, तो N2 बड़ा है N1 से, यानी कि प्रकाश जो है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा। ये बात तो कंफर्म है, नाम रख लेंगे इसका Z'। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, प्रकाश, पहले हम क्या करते थे, प्रकाश किरण को गिरा कर देखते थे, लेकिन अब हम यहां पर देखने वाले हैं प्रकाश के तरंगाग्र को। देखो, क्योंकि हाइगेंस ने यह माना था कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। अब अगर न्यूटन की बात करते हैं तो उनके लिए तो बड़ा सिंपल था, प्रकाश जब भी सघन से विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ये उन्होंने करके बताया था। लेकिन एक चीज और बताई थी जो कि हम न्यूटन के फॉर्मूलाज में पढ़ते हैं, स्नेल का नियम आपने सुना होगा, ये आई होता था, ये आर होता था, और हमें पता था कि साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि जब जब रिफ्रैक्शन हुआ, जब जब अपवर्तन होगा, तब तब ये फॉर्मूला जरूर लगेगा। और ये बिल्कुल सही है, और अगर ये सही है तो हाइगेंस की थ्योरी से भी इसको सही होना चाहिए था, क्योंकि हाइगेंस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो काम न्यूटन ने किरण मान के कर रखा था अपनी बुक में ऑप्टिका में, वही काम अब उनको तरंग मान के प्रूफ करना था। तो यहां पर शुरुआत करते हैं हाइगेंस की। तो हाइगेंस ने तरंग का जो दिशा है, तरंग के समूह को या तरंग के लिए एक यूज चीज की, क्योंकि हमने ये देखा है प्रकाश किरण का यूज किया न्यूटन ने, तो हाइगेंस ने यहां पर किरण की जगह पर लगाया तरंगाग्र। तो सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना है, एक तरंगाग्र ड्रॉ करना है। तो सामने आपके ये है तरंगाग्र, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, गलती नहीं करनी, ध्यान रखना, इसीलिए इसका यूज मैं आपके सामने कर रहा हूं। ठीक है, ये देखो, ये एक तरंगाग्र है। ठीक है, अब तरंगाग्र के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पर ध्यान से देखो, यहां पर प्रकाश आ रहा है। ठीक है, ये देखो, और एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि तरंगाग्र जो होता है वो हर एक बिंदु तरंगाग्र का किसकी तरह काम करता है, नए प्रकाश स्रोत की तरह काम करता है। ये बात पता है। ठीक है, डायग्राम कैसे बना के आना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, तो गलती नहीं करनी है, आलस नहीं करना, हमेशा से डायग्राम बनाना है तो बहुत साफ बनाना है। एग्जामिनर का सबसे पहला ध्यान आपका डायग्राम पे ही पड़ता है, ये बार बार मैं बता रहा हूँ। ये पॉइंट ए है और ये हमारे पास भी है, एक तरंगाग्र है हमारे पास। ठीक है, और ये इसका जो आपतन कोण है वो कितना है हमारे पास, आई है। ठीक है, या फिर यहाँ आप देखो, जो आपतन कोण है वो क्या है, तरंगाग्र का आई है। ठीक है, अब यहाँ आप ये नोटिस करना कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु क्या करता है, प्रकाश स्रोत की तरह काम करता है, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं चारों ओर निकलती रहती है। अब द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही है तो यहाँ भी आप नोटिस करना, ये प्रकाश जो है वो क्या हो रहा है, देखो विरल माध्यम से कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में जा रहा है। और जब भी प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो हमेशा किसकी ओर मुड़ जाता है, ये पता है आपको, ये मुड़ जाता है अभिलंब की ओर। ठीक है, तो यहां हमें अभिलंब की ओर ये प्रकाश को मोड़ के दिखाना है। देखो, अब तुम देखो और बताओ मुझे, अब आप मुझे बताओ, जाना प्रकाश को कैसे चाहिए था, ऐसे चाहिए था, लेकिन मुड़ गया ना, तो अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब
एक हिस्सा तो खत्म हुआ। अब बात करते हैं जब तरंगाग्र का हर एक बिंदु प्रकाश स्रोत की तरह काम कर रहा है तो ये भी हर जगह से प्रकाश तरंगे या द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। तो यहाँ पर भी द्वितीयक तरंगिका निकलेगी। तो हम एक और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब ये बात तो कन्फर्म है कि जो प्रकाश किरण होती है वो हमेशा लंब होती है या लंबवत होती है किसके, तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर, ये पता है। तो ये कोण कितने का होगा, 90 का होगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अब ये भी एक तरंग है या फिर एक किरण है जो कि अपवर्तित किरण है। ये भी, अब अगर ये अपवर्तित किरण है तो ध्यान से सोच के देखना, यहाँ भी अगर मैं एक लंब डालना चाहूँ डायग्राम में मेंशन करने के लिए, क्योंकि मुझे आई और आर दोनों दिखाने हैं, ठीक है, तो एक लंब यहाँ डाल लेता हूँ। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पर ये जो कोण बनेगा, अभी देखना कौन सा कोण, ये नोटिस करो, ये अपवर्तित किरण है, ठीक। और अपवर्तित किरण यानी कि किसी भी किरण पर लंब अगर डालते हैं तो तरंगाग्र बनता है। आपतित किरण पर तरंगाग्र लंबवत डाला पृष्ठ आपने तो वो आपतित तरंगाग्र हुआ। अपवर्तित किरण पर अगर लंबवत पृष्ठ डालोगे तो वो क्या बनेगा, आपका अपवर्तित तरंगाग्र। तो अगर इस बिंदु से होता हुआ या फिर इस किरण पर अगर आप लंब डालते हो, लंबवत कोई पृष्ठ खींचते हो तो वो क्या बनेगा, अगर ये लंबवत पृष्ठ है तो फिर अगर आप देखो, ध्यान से देखो, आपतित किरण पर जो तरंग आपने लंब डाला था या लंब पृष्ठ डाला था उसको आपने कहा था आपतित तरंगाग्र। यहां पर अपवर्तित किरण पर जो लंब पृष्ठ डालोगे वो क्या होगा, हमारा अपवर्तित तरंगाग्र। एक चीज और ध्यान रखना, अगर प्रकाश विरल से सघन में जा रहा तो आप इसको बड़ा और इसको छोटा बना के आएंगे, ये बात ध्यान रखना। अब ये आई था हमारे पास जो कि आपतन कोण था, यहां पर भी एक कोण बन रहा है, उसको हम कहेंगे आर, जो कि हमारा अपवर्तन कोण। क्योंकि अपवर्तित तरंगाग्र हमारे पास ये है, इसका नाम भी मैं रख देता हूं, ये है हमारे पास ए, ये बी, ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास डी है, ठीक है। तो इसका जो नाम होगा वो हमारे पास सी डी है। तो अब सोचने वाली बात ही नहीं है, याद रखना आई हमारे पास यहाँ चित्र में क्या है, आपतन कोण, और आर क्या है, अपवर्तन कोण, ठीक है। आपतित तरंगाग्र जो कोण बना रहा है उसको हमने क्या कहा है, आपतन कोण, और जो अपवर्तित तरंगाग्र बना रहा है तल के साथ उसको हमने क्या कहा, अपवर्तन कोण। यहाँ तक डायग्राम में कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये बात हमें क्लियर हो गई कि बीसी क्या है और एडी क्या है, ये दोनों प्रकाश किरणें हैं या द्वितीयक तरंगिकाओं की दिशाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ तक कोई डाउट, चले आगे देखो। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ कि जो अगर आप इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहो ना तो वो बढ़ा सकते हो, तुम्हारी इच्छा की बात है, ठीक है। थोड़ा सा बेंड करके इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर आपको डायग्राम तो बन गया बिल्कुल साफ साफ, ऐसे डायग्राम आपको बनाना भी है, ठीक है। अगर आप प्रकार वगैरह से बनाना जानते हैं तो प्रकार वगैरह से बना लेना, पर बाकी आपके पास डी यानी कि चंदा होगा, उसकी मदद से पूरा 90 का ही कोण यहाँ होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, कोण में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में क्या लिख के आओगे, आप लिख के आओगे, माना कोई अपवर्तक पृष्ठ ZZ' है जो कि विरल माध्यम N1 तथा सघन माध्यम N2 को अलग अलग करता है। अपवर्तक तल ZZ' के किसी बिंदु A पर कोई तरंगाग्र AB तिरछा आयकोण पर आपतित होता है। चूंकि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, मैं ध्यान से आपको समझा रहा हूँ, ऐसे ही लिखना आना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जरूर लिखना है। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, जिस कारण या जिसके द्वारा द्वितीयक तरंगिकाएं समान चाल से किसी माध्यम में, एक माध्यम में समान चाल से, अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल से, ठीक है, ध्यान रखना। तो जिस कारण किसी माध्यम में द्वितीयक तरंगिकाएं समान चाल से आगे बढ़ती हैं। किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं की दिशा के लंबवत कोई पृष्ठ खींचते हैं तो वह अपवर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार AB आपतित तरंगाग्र तथा CD एक अपवर्तित तरंगाग्र है। यदि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 तथा माध्यम B में प्रकाश का वेग v2 हो, तब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर वेग मैंने अलग अलग लिए हैं, क्यों, क्योंकि माध्यम अलग अलग है और अपवर्तन में हमने ये देखा है कि वेग बदल जाता है। तो अगर यहाँ पर वेग बदल रहा है तो फिर यहाँ जितना वेग होगा प्रकाश का उतना वेग यहाँ नहीं होगा, कुछ चेंज होगा। और वैसे भी आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ये जो वेग होगा ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है, क्योंकि दूसरा माध्यम क्या, सघन माध्यम है। इतना डिस्क्रिप्शन आपने लिख दिया, चित्र सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब आते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारा टारगेट क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर, इसको हमें प्रूफ करना है नियतांक के बराबर, ठीक है।
ये हमें प्रूफ करना है। अगर ये काम हमने कर दिया तो हमारे पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आए अब उस पर डायरेक्शन पे, चित्र से डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद ही आपको ये लिखना है, ठीक है। चित्र से अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, चूंकि मुझे साइन आई और साइन आर का मान चाहिए, तो हमें क्या करना है, त्रिभुज दिख रहा होगा ए बी सी में साइन आई कितना हो जाएगा, साइन थीटा कितना होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब अगर लंब बटे कर्ण की बात करते हैं तो आप मुझे बताओ यहां पर लंब क्या होगा, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, एबीसी की बात कर रहे हैं, एबीसी लंब क्या होगा, तो हमें यह पता है कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब। ये रहा कोण, दिख रहा कोण, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी हमारे पास, ये कोण है हमारे पास आई, आपतन कोण। इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, बीसी। तो हमारे पास लंब क्या है हमारे पास, बीसी। आप चाहे तो लिख भी सकते हो लंब बीसी बटे कर्ण। अब कर्ण क्या होता है, तो कर्ण होता है भाई 90 डिग्री के सामने वाला कोण। आपने पढ़ा होगा त्रिभुज में जो 90 के सामने होता है वो कर्ण होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण ये रहा, तो इसके सामने कौन है, एसी, तो आप लिखेंगे एसी, ठीक है। तथा त्रिभुज, एक त्रिभुज और दिख रहा होगा एडीसी में साइन आर कितना हो जाएगा, ये रहा, इस लंब बटे कर्ण। अब लंब ये रहा और कर्ण है हमारे पास फिर से एसी, तो लंब कितना है हमारे पास, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। वैसे भी याद रखना किरण ही लंब होती है तरंगाग्र पर, तो जिस पर तीर का निशान है वही लंब है, ठीक है। तो लंब क्या है हमारे पास, एडी बटे कर्ण क्या है, 90 के सामने वाली भुजा क्या है इस त्रिभुज में, एसी। अब चूंकि मुझे चाहिए था लंब साइन आई बटे साइन आर, क्योंकि स्नेल का नियम यही तो है, साइन आई बटे साइन आर, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको और इसको भाग कर लेना चाहिए, ठीक है। तब साइन आई बटे साइन आर बराबर, साइन आई कितना है हमारे पास, जल्दी से बताओ, बीसी बटे एसी, ये तो साइन आई है, बटे साइन आर कितना है, एडी बटे एसी, एसी से एसी कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, साइन आई बटे साइन आर बराबर बीसी बटे एडी। तो अब हमें करना क्या है, ये हमें पता लग गया, हमें निकालना है बीसी का मान, हमें निकालना है एडी का मान, और बस फिर हम रख देंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, चूंकि बीसी बराबर क्या हो जाएगा भाई, दूरी बराबर क्या होती है, देखो बीसी क्या है, एक दूरी तो है ना, दूरी, बीसी बराबर क्या हो जाएगी, प्रकाश ने कितनी दूरी चली ये निकालना है हमें, यहां से यहां तक, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप बता देंगे टी टाइम में कोई प्रकाश किरण जो है वो बिंदु बी से सी तक पहुंचती है, इसी समय में प्रकाश बिंदु ए से डी तक पहुंचता है, ये आप उसको बता के रखेंगे पहले से, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। इसीलिए मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि तुम खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणा समय। चाल कितना है भाई हमारे पास यहाँ प्रकाश की, v1, और समय कितना है हमारे पास, t, क्योंकि चाल गुणा समय होता है ना, चाल ये रही और समय ये रहा। तथा बताओ एडी कितना होगा, एडी फिर से क्या होगा, चाल गुणा समय, तो चाल गुणा समय, चाल कितनी है यहाँ पर हमारे पास, अब देखो एडी कहाँ है, दूसरे माध्यम में, अब दूसरे माध्यम में चाल कितनी है हमारे पास, v2, और समय तो हमारे पास फिर भी हमने पहले ही क्या रखा है, समय दोनों केस में क्या लेना है, टी लेना है। तब साइन आई बटे साइन आर बराबर, भाई बीसी का मान कितना है हमारे पास, रखो, बीसी का मान कितना है हमारे पास, v1 t बटे एडी का मान कितना है, v2 t, t से t कट गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, तो यहां पर मेरे पास क्या बचा, इतने से पोर्शन में हो जाएगा, मेरे पास बचा साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 अपॉन v2। अभी भी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये अनुपात नियत है पूरी तरीके से, तो सबूत क्या है मेरे पास इसके लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, बस आप एक बात बताओ, चूंकि परम अपवर्तनांक क्या होता है, किसी माध्यम का परम अपवर्तनांक, क्योंकि माध्यम का परम अपवर्तनांक क्या होता है, फॉर्मूला होता है n बराबर c बाई वी, आपने पढ़ा भी होगा, n बराबर c बटे वी, पढ़ा है फॉर्मूला, ये बहुत बार यूज भी होता है फॉर्मूला, पढ़ा भी होगा आपने। अब इससे आगे चलते हैं, तब अगर ऐसा है तो सोच के बताओ,
N1 कितना होगा, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ C/V1 है ना, C तो नियत ही है, पता है सबको 3 × 10 की घात 8 होता है। और N2 कितना होगा आपका, कोई C/V2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या कंडीशन आएगी, मेरे पास आएगी N1/N2 बराबर V2 कहाँ जाएगा ऊपर, V2/V1 आएगी नहीं आएगी। तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो, क्या लिखोगे डायरेक्ट, तब हम ये कह सकते हैं कि जो N2/N1 है, यानी कि देखो N V का उल्टा है, व्युत्क्रम है, तो यहाँ के अगर N2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा V1, और यहाँ 1 है तो 2, ये कंफर्म है। तो V1/V2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, N2/N1 लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है, ठीक है। अब ये मानना उठा के कहाँ रख दो, ये समीकरण जो हमारी बनी थी ना, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, समीकरण ए से, समीकरण ए से। तो समीकरण ए से ज़रा मुझे बताओ, यहाँ पर चलो मैं मिटा ही देता हूँ इसको। देखो यहाँ आप मुझे बताओ, समीकरण ए से साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, N2/N1 भाई, V1/V2 की जगह, V1/V2 है ना, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, N2/N1। या N2/N1 का मतलब क्या हो जाएगा, आप ये भी कह सकते हैं भाई माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, या आप कह सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर, यही तो नियत होता है भाई, अपवर्तनांक तो नियत ही होता है, और यही क्या है हमारे पास, स्नेल का नियम, यही तो प्रूफ करना था आपको। आप कहेंगे यही स्नेल का नियम है, तो यहां तक आप उसको छोड़ दोगे तो उसका तो काम हो गया, जितना उसको चाहिए था उतना उसको मिल गया। लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से हर एक चीज परफेक्ट करके चलनी है, और उसका पहला स्टेप है, यहां तक आपने कर दिया। अब इसके बाद आप क्या लिख के आएंगे, सुनो ध्यान से, और यही लिख के आना, आप कहेंगे कि अब आप कहेंगे इस प्रकार हाइगेंस के सिद्धांत अनुसार स्नेल के नियम की या फिर अपवर्तन के प्रथम नियम की व्याख्या होती है। अब एक और नियम भी था, याद करो आप, उसमें था आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसे यहाँ भी कहेंगे, चित्र से स्पष्ट है कि आपतित तरंगाग्र AB, अपवर्तित तरंगाग्र CD तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में Z में स्थित है। ये भी बात लिखें, जो कि अपवर्तन का प्रथम नियम है, ये द्वितीयक था वो प्रथम है। इस प्रकार हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत अनुसार प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियमों की व्याख्या होती है। ये आपको जरूर करना है, ध्यान रखना, यहां तक आपको लिख के आना है, ठीक है, तभी आपको पूरे नंबर मिलने वाले। अच्छा, ये तो केस हुआ आपका जब प्रकाश कहां से जा रहा था, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहा है, तो ये केस तो तब का है। अगर वो एग्जाम में आपको कह दे, हालांकि आपको इतना नहीं कहेगा, पर अगर वो ये कह दे कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रहा है, तब आपको ये डेरिवेशन प्रूफ करना, तो टेंशन नहीं लेनी, डेरिवेशन बिल्कुल सेम रहेगा। बस आपको जो चेंज करने हैं वो ये करने हैं कि चित्र को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। देखो कैसे करना है, याद रखना, ये विरल का मतलब क्या होता है, खुला खुला सा मीडियम, यानी कि जिसमें प्रकाश का वेग ज्यादा होता है, इसलिए प्रकाश ज्यादा दूरी तय कर लेगा, और इसीलिए ये हिस्सा बड़ा है और ये हिस्सा छोटा है। लेकिन अगर सघन से विरल कह दे तो बस इसको उल्टा कर दो, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा देता हूं। अगर उसने दूसरा केस कह दिया कि प्रकाश कहां से कहां जा रहा है, सघन से विरल माध्यम में जा रहा है ना, तो फिर आपको क्या करना है, फिर से आपको Z' एक बनाना है, ठीक है, मैं हाथ से बना कर दिखाता हूं। और फिर आपको क्या करना है, एक तरंगाग्र बनाना है, बनाया, और अब बताओ प्रकाश कहां से कहां जा रहा है। अगर वो आपसे कह दे, ये मान लो ये सघन माध्यम है और ये क्या है हमारे पास, विरल माध्यम है, विरल, अगर ऐसा वो आपसे कह दे, तब क्या होगा, तब ये होगा। अब बताओ प्रकाश कहां से कहां जा रहा है, या हमारे पास आई, अब प्रकाश कहां से कहां जा रहा है, प्रकाश जा रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, तो सघन से विरल की ओर जाता है तो प्रकाश हमेशा क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। पता है इतना इस बात का, यहां पर दूर हट जाएगा, जैसे कि ये अगर देखो, जैसे ये प्रकाश किरण है ना, अब आप बताओ अभिलंब से दूर हट जाएगा, कुछ ऐसे है ना, जाना तो इसको चाहिए था ऐसे, पर लंब से दूर हट जाएगा ये। अब इसके अलावा दूसरा अगर प्रकाश किरण आप बनाते हो तो दूसरी प्रकाश किरण ऐसे बनाओगे आप, ठीक है, और अब यहां पर आप क्या करोगे, एक लंब डाल दोगे,
अब आप मुझे बताओ, ये हिस्सा क्या है, ये छोटा होना चाहिए, पतंग जैसी नहीं दिखना चाहिए आपको। ये हिस्सा अगर छोटा नहीं है तो आपका डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ मैं पीटी वगैरह साफ बनाता तो बिल्कुल साफ बनाता, पर बस ये चित्र में डिफरेंस करना है कि ये वाला हिस्सा सघन वाला हिस्सा छोटा बनाना है इसके मुकाबले, ठीक है। तो आप ये कोशिश करके देखिए, अगर आपसे एग्जाम, बाकी सारा सेम है ना, इसमें कोई वो नहीं है। तो दोनों में से कोई भी केस आ जाता है, ज़्यादातर तो वही आता है पहले वाला केस जो मैंने आपको बताया, पर दूसरा भी अगर आ जाता है तो आपको बस चित्र में चेंज करना है, बाकी सारा आपका ओके है, ठीक है। यहाँ तक आप करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है, आप करके ज़रूर आएंगे।